हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पीडी और एग्जाम के लिए हम हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कार्यालय पत्र नहीं है वो हमको बताना है। तो पहला ऑप्शन ए है प्रार्थना पत्र, ऑप्शन बी है प्रेस विज्ञप्ति, ऑप्शन सी है संपादक के नाम पत्र और ऑप्शन डी है निमंत्रण का पत्र। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो निम्न में से कौन कार्यालय पत्र नहीं है वो हमको बताना है। तो कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा निमंत्रण पत्र है। ये क्या है? ये कार्यालय पत्र नहीं है। अगला है प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है। प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन बी है अंग्रेजी और ऑप्शन डी है फारसी। तो प्रति उपसर्ग हिंदी भाषा में किस भाषा से आया है? तो ये आया है संस्कृत भाषा से। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सिंगार का तत्सम शब्द है। सिंगार का तत्सम शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है सिंगार, ऑप्शन बी है श्रृंगार, ऑप्शन सी है सिंगार और ऑप्शन डी है श्रृंगार। तो सिंगार का तत्सम रूप क्या होगा? तो सिंगार का तत्सम रूप होगा श्रृंगार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो ऑप्शन ए पश्तो, ऑप्शन बी है रोमन, ऑप्शन सी है जापानी और ऑप्शन डी है अरबी। तो अखरोट किस विदेशी भाषा से अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? तो अखरोट आया है किससे? पश्तो से। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ रहे हैं। इस वाक्य में पूर्वक शब्द कौन सा? ठीक है, पूर्वक कौन सा संबोधन है? ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ जो हम दोनों शांतिपूर्वक पढ़ रहे हैं तो इसमें जो पूर्वक है वो कौन सा संबोधन है? तो ऑप्शन ए है सविभक्ति, ऑप्शन बी है निर्विभक्ति, ऑप्शन सी है मौलिक और ऑप्शन डी है यौगिक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा मौलिक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। ठीक है, मछली का पर्याय आपको बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए है चपला, ऑप्शन बी है तयोनिधि, ऑप्शन सी है अच्छी और ऑप्शन डी है झस। तो मछली का पर्यायवाची कौन इसमें से है? तो इसमें से मछली का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर डी झस। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है जो शब्द कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, जो शब्द कौन सा सर्वनाम है हमको बताना है। तो ऑप्शन है निश्चयवाचक, ऑप्शन बी है निजवाचक, ऑप्शन सी है संबंधवाचक और ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। तो जो जो कौन सा सर्वनाम है? तो जो है ये संबंधवाचक है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर डैश डैश के अनुसार होता है। ठीक है, तो हमको बताना है कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और क्रिया में रूपांतर के अनुसार होता है। तो यहाँ पे किसके अनुसार होता है? तो ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी है कर्म, ऑप्शन सी है भाव और ऑप्शन डी है कर्म और भाव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो कर्मवाच्य क्रिया के उस विधान को कहते हैं जिसमें क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध कर्म से होता है और रूपांतर क्रिया के रूपांतर कर्म के अनुसार होता है। कैसे? तो कर्म के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदा है। उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है? ठीक है, तो हमको बताना है कि इस पूरे वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की त्रुटि है या कमी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा कामा का। क्या है? कामा की कमी है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। ठीक है, मल्हार अलापना मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन ए अपनी ही बड़ाई करते रहना, ऑप्शन बी है व्यर्थ की आशा पर प्रसन्न रहना और ऑप्शन सी है चैन से जिंदगी काटना और ऑप्शन डी है झूठी बातें उड़ाना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? मल्हार अलापना का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा चैन की जिंदगी काटना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना इसका आशय किस शब्द से है? तो ऑप्शन ए उपयोग, ऑप्शन बी है
अनुपयोग, ऑप्शन सी है प्रयोग और ऑप्शन डी है सदुपयोग। तो किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका इसका आशय किससे है? तो इसका आशय है हमारा प्रयोग से। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है? ठीक है, हमको बताना है कि किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है। तो ऑप्शन ए है आरोस, ऑप्शन बी है ईसाई, ऑप्शन सी है ऊर्जस्वी और ऑप्शन डी है औतुसुक। औत्सुक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो किसमें नहीं है? तो ऊर्जस्वी में स्वर और व्यंजन संबंधी अशुद्धियां नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है, कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होते हैं। ठीक है, कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होते हैं। तो ऑप्शन ए है कनिष्ठ से वरिष्ठ को, ऑप्शन बी है वरिष्ठ से कनिष्ठ को और ऑप्शन सी है दोनों ओर से और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ से कनिष्ठ को। तो कार्यालयीन आदेश सदैव प्रेषित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी वरिष्ठ से कनिष्ठ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो ऑप्शन ए है प्लुत, ऑप्शन बी है रस, ऑप्शन सी है संयुक्त और ऑप्शन डी है द्वित्व। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द है जो स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो होगा द्वित्व। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, निह कपट। निह कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? ठीक है, बताना है कि किस संधि का भेद है। तो ऑप्शन ए है हल संधि, ऑप्शन बी है विसर्ग संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि और ऑप्शन डी है दीर्घ संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो निह कपट, निह प्लस कपट है यहाँ पे, निह प्लस कपट किस संधि का भेद है? तो निह कपट ये विसर्ग संधि का भेद है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो ऑप्शन ए है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी है द्विगु समास और ऑप्शन डी है तत्पुरुष समास। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो जिस समास के पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो वो कौन सा समास होगा? तो वो होगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, कौन सा समास होगा? तो वो तत्पुरुष समास होगा। अगला देखते हैं। अगला है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं वे कौन से प्रत्यय कहलाते हैं? तो ऑप्शन ए तद्धित प्रत्यय, ऑप्शन बी है कृदत्त प्रत्यय, ऑप्शन सी है संस्कृत प्रत्यय और ऑप्शन डी है अनीय प्रत्यय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है, ग्रंथि का तद्भव शब्द है। ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है गांठ, ऑप्शन बी है गांठ, ऑप्शन सी है गड्डी और ऑप्शन डी है गुत्थी। तो ग्रंथि का तद्भव क्या होगा? तो ग्रंथि का तद्भव होगा गांठ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है, जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें कहते हैं। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए विकारी सर्वनाम, ऑप्शन बी है अविकारी सर्वनाम, ऑप्शन सी है संयुक्त सर्वनाम और ऑप्शन डी है संबंधात्मक सर्वनाम। तो जो शब्द संज्ञा जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों से मेल से बनते हैं उसे उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? ठीक है, जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? तो ऑप्शन ए है कर्मक क्रिया, ऑप्शन बी है सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है द्विकर्मक क्रिया और ऑप्शन डी है प्रेरणार्थक क्रिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये है, इसको हम कहते हैं सकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है, मनोभाव के अनुसार हटो शब्द कौन सा विस्मयादि बोधक है? मनोभाव के अनुसार हटो कौन सा विस्मयादि बोधक है? तो ऑप्शन ए संबोधन, ऑप्शन बी है चेतावनी और ऑप्शन डी है धिक्कार और ऑप्शन डी है विस्मय। ठीक है, ऑप्शन डी है विस्मय। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा, इसमें क्या है, हटो क्या है, चेतावनी दे रहा है। तो ये कौन सा विस्मय बोधक होगा? तो चेतावनी विस्मय बोधक होगा। ठीक है, तो
तुम दिन भर घूमते रहते हो। भर शब्द में कौन सा अव्यय है? ठीक है, हमको बताना है कि भर शब्द में कौन सा अव्यय है। तो ऑप्शन ए है विस्मयादि बोधक, ऑप्शन बी है संबंध बोधक, ऑप्शन सी है निपात और ऑप्शन डी है संयोजक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भर में कौन सा अव्यय है? तो भर में कौन सा अव्यय है? तो भर में होगा हमारा निपात। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करें। ठीक है, तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द हमको बताना है। तो ऑप्शन ए है वितृष्णा, ऑप्शन वितृष्ण, ऑप्शन बी है वितृष्णा, ऑप्शन सी है तृप्ति और ऑप्शन डी है लोभ। तो तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तो ये होगा वितृष्णा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है जहाँ प्रलाप का आशय दुखी या क्रोधित होकर व्यर्थ की बातें बोलना है, वहाँ विलाप से आशय है। ठीक है, वहाँ हमको विलाप से आशय बताना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए रो रो कर अपना दुख कहते जाना, ऑप्शन बी आवाज के साथ रोना, ऑप्शन सी है जोर जोर से रोना, ऑप्शन डी है हाथ पटक कर रोना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो इसमें होगा रो रो कर अपना दुख कहते जाना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द संबंधवाची है? ठीक है, संबंधवाची बताना है कि कौन है। तो ऑप्शन ए है देव, ऑप्शन बी है देवी, ऑप्शन सी है दैवी और ऑप्शन डी है देवता। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो निम्नलिखित में से कौन इसमें संबंधवाची कौन है? तो इसमें संबंधवाची है हमारा ऑप्शन नंबर सी दैवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है? मेरे हाथ में लेखनी है, वाक्य में कौन सा प्रसर्ग है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी है अपादान, ऑप्शन सी है अधिकरण और ऑप्शन डी है संप्रदान। तो मेरे हाथ में लेखनी है, इसमें कौन सा प्रसर्ग होगा? तो हाथ में क्या है? तो अधिकरण अधिकरण कारक है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञात हो उसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञात हो उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए पक्ष, ऑप्शन बी है काल, ऑप्शन सी है भूतकाल और ऑप्शन डी है वाच्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पदक्रम, ऑप्शन बी है अन्वय, ऑप्शन सी है उद्देश्य और ऑप्शन डी है विधेय। तो वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को हम क्या बोलते हैं? हम अन्वय बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और उसके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए परिपत्र, ऑप्शन बी है शासनादेश, ऑप्शन सी है अधिसूचना और ऑप्शन डी है कार्यालय स्मृति पत्र। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें होगा अधिसूचना। ठीक है, किस पत्र में का प्रयोग किया जाता है? तो अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता? ठीक है, हमको बताना है कि कौन सा शब्द है जो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है उच्छेद, ऑप्शन बी है पार्श्विक, ऑप्शन सी है सघोष और ऑप्शन डी है ऊष्म। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कौन नहीं करता है? तो ये है सघोष नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें कहते हैं। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है प्लुत स्वर, ऑप्शन बी है गुरु स्वर, ऑप्शन सी है मूल स्वर और ऑप्शन डी है लघु स्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम गुरु शब्द कहते हैं, जिसको क्या होता है उच्चारण में दो मात्राओं का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उसे हम गुरु स्वर कहते हैं। अगला देखते हैं। अगला है जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? ठीक है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है,
उच्चारण के स्थान पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान होगा ये बताना है। तो ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी है वत्स्य, और ऑप्शन सी है काकल्य, और ऑप्शन डी है कंठ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो उसे हम कहते हैं काकल्य ध्वनि। ठीक है, उसका स्थान क्या होता है? तो काकल्य ध्वनि होता है। चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग में प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाएगा? तो ऑप्शन ए उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, ऑप्शन बी उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण, ऑप्शन सी उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण, ऑप्शन डी उसी वर्ग का प्रथम वर्ण। तो संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो उसका संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पे क्या आता है? तो प्रथम वर्ण के स्थान पे उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण आता है। ठीक है, उसी वर्ण का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण आता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला है ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ठीक है, जो ध्वनि के अनुकरण के आधार पर जो शब्द निर्मित हो गए हैं और जिनकी व्युत्पत्ति अज्ञात है ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए तत्सम शब्द, ऑप्शन बी है देशज शब्द, ऑप्शन सी है विदेशज शब्द, और ऑप्शन डी है प्राकृतिक शब्द। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? तो ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5, और ऑप्शन डी है 6। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखते हैं हम। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? तो ऑप्शन ए समुच्चय बोधक, ऑप्शन बी है क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है संबंध बोधक, और ऑप्शन डी है विस्मयादि बोधक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? तो समानाधिकरण किस अव्यय का है? तो ये समुच्चय बोधक अव्यय का है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है, हमको बताना है कि प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है। तो ऑप्शन ए गुणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन बी है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ऑप्शन सी है कालवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपयुक्त वाक्य में क्या है? प्रतिदिन में कौन सा विशेषण है? तो ये है कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है संदेह संशय में संदेह। संदेह संशय में संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की आशंका होना है, वही संशय का अर्थ बताना है कि संशय का अर्थ है क्या है। तो ऑप्शन है मन में शक की स्थिति, ऑप्शन बी है कुछ घटित होने के निश्चय की स्थिति, ऑप्शन सी है क्रोध की स्थिति, और ऑप्शन डी है वास्तविकता के लिए अनिश्चितचय की स्थिति। तो संशय का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे संशय का अर्थ होगा वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला है किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए किस उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना वाक्यांश के लिए हमको एक शब्द चुनना है कि क्या होगा। तो ऑप्शन ए बहिष्कार, ऑप्शन बी है परिष्कार, ऑप्शन सी है तिरस्कार, और ऑप्शन डी है परोपकार। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा बहिष्कार। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कुल शब्द युग में सही अर्थ भेद का चयन करें। ठीक है, हमको इसमें बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो कुल और कुल का क्या होगा? तो कुल मतलब क्या होता है? तो कुल मतलब होता है वंश, और कुल मतलब क्या होता है? तो कुल मतलब होता है किनारा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वंश और किनारा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का डैश डैश लगाया। उपयुक्त शब्द का चयन करें। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो ऑप्शन है दोष, ऑप्शन बी है दोषारोपण, ऑप्शन सी है अभियोग, और ऑप्शन डी है दंड। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो पुलिस ने मेहमानों में से एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया? अभियोग लगाया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखते हैं। अगला निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ठीक है, आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है।
तो ऑप्शन ए है दीमक, ऑप्शन बी है रात, ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है विदुर। तो इसमें पुल्लिंग कौन सा होगा? तो इसमें पुल्लिंग होगा हमारा विदुर। ठीक है, विदुर क्या है? पुल्लिंग है। अगला देखते हैं हम। अगला है वह शाम को घर जाएगा। वह शाम को घर जाएगा वाक्य में वृत्ति का अर्थ का कौन सा भेद है हमको बताना है। तो ऑप्शन ए संभावनार्थ, ऑप्शन बी है निश्चयार्थ और ऑप्शन सी है संकेतार्थ और ऑप्शन डी है विधेयर्थ। तो वह शाम को घर जाएगा, इसमें क्या है? तो वह शाम को घर जाएगा, इसमें है निश्चयार्थ। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है वह भोजन बनाता है। वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है? वह भोजन बनाता है वाक्य में कौन सा पक्ष है? तो ऑप्शन ए है आवृत्ति मूलक, ऑप्शन बी है सातत्य परक, ऑप्शन सी है स्थित्यात्मक और ऑप्शन डी है पूर्ण पक्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वह भोजन बनाता है में तो यह है आवृत्ति मूलक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखते हैं हम। जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजकों द्वारा जुड़े हों वह कहलाते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हों और योजकों द्वारा जुड़े हों वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए उपवाक्य, ऑप्शन बी है मिश्रित वाक्य, ऑप्शन सी है संयुक्त वाक्य और ऑप्शन डी है सरल वाक्य। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है तुम बड़े चालाक हो। इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तुम बड़े चालाक हो, इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? तो ऑप्शन है सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन बी है कारक संबंधी अशुद्धि, ऑप्शन सी है वाक्य प्रयोग संबंधी अशुद्धि और ऑप्शन डी है अव्यय संबंधी अशुद्धि। तो तुम बड़े चालाक हो, इसमें कौन सी अशुद्धि है? तो तुम बड़े चालाक हो, इसमें क्या है? अव्यय संबंधी अशुद्धि है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखते हैं हम। अगला है बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? ठीक है, तो हमको बताना है कि बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वो क्या बन जाती है। तो ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ऑप्शन बी है उपभाषा, ऑप्शन सी है लिपि और ऑप्शन डी है क्षेत्रीय रूप। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य रचना होती है तो वो क्या हो जाता है? वो उपभाषा बन जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। अगला है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? ठीक है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आगत, ऑप्शन बी है उष्म, ऑप्शन सी है अध्यस्त और ऑप्शन डी है अयोगवाह। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है उसे हम अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्वर तंत्रियों को कितने आधार पर बांटा गया है? तो ये 2 आधार पे, व्यंजनों को 2 आधार पे बांटा गया है। ठीक है, अगला है जीवा की नोक पर ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी है मूर्धन्य, ऑप्शन सी है तालव्य प्रवाह को और ऑप्शन डी है वर्य। तो जीवा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्तियों के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम वत्सल्य बोलते हैं। ये गलत है, क्या है ये? वत्सल्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।